हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था आपका कोऑर्डिनेटर से पहले हमने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। ट्रायंगल की हमने 16 क्लासेस कंप्लीट की हैं। इसके बाद हमारा कोऑर्डिनेटर हमने स्टार्ट किया था और कोऑर्डिनेटर में सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद हमने स्टार्ट किया है आपका स्क्वायर भी हमारा लेटेस्ट जो वीडियो था उसमें स्क्वायर की हमने थ्योरी कंप्लीट की। और अब हमारा चलेगा आपके स्क्वायर के क्वेश्चन हम करेंगे बाद में। क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं करना हमको, लेकिन फिलहाल हमारा मोटिव है कि थ्योरी कंप्लीट करना। और थ्योरी के साथ साथ दो तीन क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ, ताकि आपको जो थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना जाए कि उन कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से अप्लाई करोगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम स्क्वायर के क्वेश्चन से। इसके बाद आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रोम्बस समचतुर्भुज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जैसे ये एक स्क्वायर है, यहाँ बना देता हूँ, ये एक स्क्वायर है आपका ए बी सी और डी, ये एक स्क्वायर है। और क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे एक पॉइंट पी है। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे एक पॉइंट पी है और मैंने इन दोनों को यहाँ पे मिला दिया। ये पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कोई फाउंडेशन नहीं कि पी पॉइंट कहाँ पे होगा। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि बीपी प्लस पीसी का न्यूनतम मान क्या है। न्यूनतम मान क्या है, आपसे ये पूछा है कि बीपी प्लस पीसी का न्यूनतम मान क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये चीज निकालनी है। तो मुझे बताइए कि इसकी जो लंबाई आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, बस यही क्वेश्चन है, आगे इसमें कुछ नहीं है। अब देखो ये 4 लंबाई है, तो आपको पता है कि ये भी कितनी होगी 4 और ये भी कितनी होगी 4 और ये भी मुझे पता है कि कितनी होगी आपकी 4 लंबाई होगी। ये चीज क्लियर है। अब मिनिमम वैल्यू, अब आप देखो यहाँ पे कि जो ये मिनिमम शब्द जो आया है इसका मतलब क्या है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि एक्स वाई बराबर कितना है आपका 64, तो मुझे बताइए कि अगर एक्स वाई बराबर 64 है तो एक्स और वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो एक्स और वाई की मिनिमम वैल्यू मैं कहूँगा कि सर एक्स एंड वाई की मिनिमम वैल्यू एक्स बराबर वाई होगी। देखो यहाँ पे x बराबर y होगी, कैसे, देखो यहाँ पे x वाई बराबर 64, मैंने 64 गुना 1 किया, कितना है मेरा 64, और यहाँ पे मैं इस 64 प्लस 1 को करता हूँ तो मेरा आता है 65। फिर मैंने 32 गुना 2 किया, मेरा 64 आया, और 32 प्लस 2 मेरा आया 34। फिर मैंने 16 गुना 4 किया, मेरा 64 आया, और मैंने यहाँ पे क्या 20 आया मेरा। फिर मैंने 8 गुना 8 64 आया, और यहाँ पे मेरा 8 प्लस 8 मेरा 16 आया। तो आपने देखा एक्स वाई बराबर 64 में एक्स और वाई की मिनिमम वैल्यू जब भी हो सकती है जब ये दोनों बराबर हो। तो देखो यहाँ पर अगर आपने एक्स 64 माना तो वाई कम से कम 1 आ गया, लेकिन 1 तो ज़्यादा हो गया। यहाँ पर आपने एक्स 32 माना तो वाई 2 आया, यहाँ पे x 16 माना तो y 4 आया, यहाँ पर x आपने 8 माना तो यहाँ पर y भी 8 मान के आपका काम चल गया। तो आपने देखा कि x और y दोनों की मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब ये दोनों बराबर है। तो मुझे बताइए दोस्तों, बीपी प्लस पीसी की मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब मैं इन दोनों को बराबर मानूंगा। तो मैंने इन दोनों को यहाँ पे बराबर कर दिया, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं इन दोनों को बराबर मान के चलता हूँ, तो ये दोनों बराबर कब आ सकते हैं, तो मुझे पता है ये भी 4 है और ऊपर भी 4 है, तो ये 4 और ये 4, तो मुझे पता है कि ये दोनों बराबर जब ही आ सकते हैं जब मैं इन दोनों को बराबर करूं। तो मतलब ये मेरा 2 होगा और ये भी क्या होगा, मेरा 2 होगा। तो मुझे पता है 4 और 2 पाइथागोरस प्रमेय से ये वैल्यू आ जाएगी, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगी मेरी 2√5, और इसी तरह से मेरी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√5। तो मुझे क्या वैल्यू निकालनी है आपको, बीपी प्लस पीसी की न्यूनतम वैल्यू 2√5, आपका आंसर आ जाएगा 4√5, ये आपका आंसर है।
ये थी आपकी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपकी कुछ भी आ सकती है। मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी बहुत कुछ, मतलब कोई एक वैल्यू फिक्स नहीं है, बहुत आ सकती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू तो आपकी सिर्फ एक ही फिक्स है और वो ये है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन ये कहता है कि ABCD, ये ABCD एक स्क्वायर है। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी वैल्यू जो ABCD ये बराबर ये बराबर ये बराबर और ये बराबर। अब कहता है कि CD पर एक पॉइंट है O, ये CD पर एक पॉइंट है ये O, ये सॉरी P पॉइंट है। CD पर एक P पॉइंट है और ये पॉइंट DP और PC इन दोनों को 1:3 में बांटता है, 1:3 में बांटता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं क्वेश्चन इस तरह से लिखिए, ये इस तरह से है ये क्वेश्चन, सॉरी ये है क्वेश्चन आपका, ये O पॉइंट है। तो आपसे कह रहा है कि P DP और PC को 1:3 में बांटता है और ये O पॉइंट है। तो आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल AOB स्क्वायर ABCD का कितना भाग है, ये मतलब व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ ट्रायंगल AOB ऑफ स्क्वायर ABCD, मतलब ट्रायंगल AOB ABCD का कितना भाग है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 1:3 बांटा है, तो 1:3 बांटा है, तो मुझे पता है कि ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 3x हो जाएगा। ये चीज क्लियर। अब आपको पता है यहाँ पे कि जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, मैंने आपको ट्रायंगल में एक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर किया है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो कृपया पुरानी वीडियो देखें, जब भी मेरा आगे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। देखो ये अगर AB और ये CD, मुझे पता है कि AB पैरेलल टू CD है और ये दोनों आपके क्या बराबर है और ये आपका O पॉइंट है और इनको यहाँ पर O पॉइंट पर काटता है। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल AOD सिमिलर होगा ट्रायंगल COD के, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में बने ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। ये आप डायरेक्ट नोट कर लो। और अदरवाइज आप देख सकते हो कि ये थीटा, तो ये भी क्या होगा आपका थीटा, और ये वाई, तो ये क्या होगा आपका वाई, और ये कोण और ये कोण आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर है। एक ये इसके संगत ये, इसके संगत एंगल ये, और ये दोनों आपस में दोनों आपस में बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर है। तो मतलब ट्रिपल ए से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर होंगे तो मुझे पता है कि CD अपॉन AB और ये हाइट H1 ले लेता हूँ, ये हाइट H2 ले लेता हूँ, तो H1 अपॉन H2 ये इनका अनुपात में क्या चलेगा, समान चलेगा। तो इसी तरह से अगर मैं इसकी हाइट लेता हूँ यहाँ पे H1 और इसकी हाइट लेता हूँ मान लो कि मैं H2, तो मुझे पता है कि DP और ये AB इनका जो रेशो होगा वो यही होगा, क्या आएगा आपके यहाँ पे H1 अपॉन H2 ये आएगा। और आपको पता है कि DP कितना दिया हुआ है भाई आपके यहाँ पे x दिया हुआ है, और AB x प्लस 3x कितना आपके यहाँ पे 4x है। तो आप तुरंत समझ गए कि H1 की वैल्यू तो x और इसकी वैल्यू कितनी आपकी 4x है, मतलब x और 4x टोटल कितने वैल्यू होगी आपकी ये 5x, मतलब स्क्वायर की साइड आ गई आपकी कितनी आ गई आपके यहाँ पे स्क्वायर की साइड 5x, और ये साइड में कितनी आ गई आपके यहाँ पे 5x। क्वेश्चन में थोड़ा सा गोलमोल है, समझ जाना, कुछ नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो मैंने चीज समझे इस चीज को समझिए। अब देखो आप यहाँ पे, अब आपसे पूछा है कि AOB ABCD का कितना भाग है, मतलब ट्रायंगल AOB। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल AOB इसके एरिया कितना होगा 1/2 आधार 5x
और ऊंचाई कितनी है इसकी 4x। और ABCD का एरिया कितना होगा, ABCD क्योंकि वर्ग है भुजा स्क्वायर साइड का स्क्वायर 5x गुना में 5x, 5x से 5x कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, आपका आंसर आ गया 2:5, 2/5। तो मैं कह सकता हूं कि अगर वर्ग ABCD का एरिया 5 है तो ट्रायंगल AOB के एरिया आपका कितना होगा, 2 होगा। ये आंसर था आपका 2/5। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि जैसे ये चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है, ये ठीक है ना। अब कह रहा है कि चतुर्थांश पे एक स्क्वायर बनाया गया है, कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये ए और ये A B C और D, ये आपका एक स्क्वायर बनाया गया है जिसकी लेंथ दी हुई है सवाल में। कितनी लेंथ दी गई है इसकी, x लेंथ दी गई है इसकी, ठीक है दोस्तों, इसकी लेंथ दी गई है x। अब आपसे कहा गया है कि मुझे यहाँ पे BD की वैल्यू ज्ञात करो। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, यहाँ पे BD की वैल्यू आपसे ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन था, कुछ नहीं, आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसमें एक शर्त और थी कि जो इनका ओरिजिन पॉइंट है, ये मूल बिंदु O, इस O से ये A पॉइंट और ये D पॉइंट दोनों समान दूरी पर थे। ये आपका क्वेश्चन है कि A और D दोनों समान दूरी पर है। एक स्क्वायर बनाया गया है जिसकी प्रत्येक साइड आपकी x है। तो आपसे डायगोनल विकर्ण BD का वैल्यू को आपसे पूछा गया है। आप वीडियो पॉज करिए और इस समय इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता तो हम कराएंगे आपको। देखिए आपने ये आपको पता है कि अगर ये जैसे ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है और ये लाइन दोनों बराबर है और ये आपका हाइपोटेन्यूस अगर कर्ण आपका x है तो आधार और लंब कितना होगा आपका, आधार और लंब आएगा आपका x/√2 और कितना आएगा आपका x/√2। ये आएगा आपका, निकाल सकते हो आप पाइथागोरस में से। तो मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर सॉरी क्यों, अभी तो वैल्यू आ गई मेरी x/√2, x/√2। कोई दिक्कत नहीं आप पे। अब देखो आप यहाँ पे, अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ से, जैसे ये लेंथ ले लेता हूँ एक मैं, OB लेंथ ले लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो आप यहाँ पे OB लेंथ मैंने ले ली यहाँ पे। तो सॉरी आपसे BD नहीं पूछा था, आपसे क्वेश्चन पूछा था OB, मैं BD निकाल दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा यहाँ पे OB पूछा है कि OB कितना होगा, आपसे OB पूछा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ कि जैसे देखो आपको पता है कि ये दोनों बराबर है, ये 45 है और ये भी कितना आपका 45 है। ये आपको पता है ये 45 है 45, जब ये 90 है और ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये 45 है 45, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बताइए कि जैसे कोई माना कि आपका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है A B C और D, ये आपकी x है, x वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है ये भी x है और ये आपका स्क्वायर है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी x² + x², 2x²√2x। तो मुझे पता है कि जो ये वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी आपकी √2x है। ये चीज होगी क्लियर। अब देखो आप यहाँ पर आगे, और आप एक बात को ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर में विकर्ण आपके एंगल बाइसेक्टर होते हैं कि अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा आपका 45 होगा। तो मुझे बताइए ये आपका स्क्वायर है ABCD, ये इसका विकर्ण है, तो मुझे बताइए ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी यहाँ पे। अगर एंगल देखा जाए तो ये एंगल कितना आएगा आपका 45 आएगा और 45 एक आपका यहाँ पे और ये एक 45 है। तो टोटल मेरा कितना एंगल आ गया मेरे यहाँ पे, टोटल मेरा एंगल आ गया 90 डिग्री। तो मेरे सामने कुछ तस्वीर इस तरह से पेश होगी, ये कि ये आपका O पॉइंट है, ये आपका D पॉइंट है
और ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका टोटल 45 और 45 90 डिग्री कोण है, ठीक है ना। ये आपकी x/√2 वैल्यू है, और ये आपके √2x है, और आपसे ये ओ बी पूछा है, तो ओ बी निकालना है। आपको पता 90 डिग्री राइट एंगल पाइथागोरस प्रमेय, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस का x/√2 का स्क्वायर प्लस √2x का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका x² प्लस 2x²। आप इसको करोगे तो कितना आएगा आपका 4x² और x² 5x²/2 OB का स्क्वायर। और अगर आप जैसे OB की वैल्यू लोगे रूट लेके, तो आपकी वैल्यू आएगी √5/2 और ये x। ये आपका आंसर था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था कि स्क्वायर के विकर्ण एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये चीज़ थी। दूसरा आपको ये 90 तो 45 होगा, और पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको क्वेश्चन कर देना था। चलो देख, ठीक है दोस्तों, ये था आपका स्क्वायर की मैंने थ्योरी आपको पिछले कंप्लीट कर दी। ये क्वेश्चन थे, ये तो सिर्फ एक टेलर है, आगे हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पहले थ्योरी तो कंप्लीट कर लें, और जैसे ही आपका रेलवे NTPC या जो अदर एग्जाम होंगे उसमें आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपको यहाँ पे इतना कुछ सीखने को मिलेगा जितना आपने शायद कहीं ऑफलाइन कोचिंग में नहीं सीखा होगा। मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे कंसेप्ट सिखाऊंगा। अच्छा लगता है तो इस चैनल में बने रहना, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, रोम्बस, समचतुर्भुज। आज इसकी सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ नहीं, थ्योरी कंप्लीट जल्दी करा देंगे। देखो यहाँ पे रोम्बस, देखो रोम्बस समचतुर्भुज, रोम्बस, ये तो देखो समचतुर्भुज आपका कुछ इस तरह से होता है। ये ABCD, आपको पता है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये चारों पॉइंट बराबर होते हैं, चारों भुजाएं के बराबर होती हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें आपको पता है कि ये D1 और ये D2 विकर्ण है, तो AC और ये BD ये विकर्ण। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि ये बराबर होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है ना। मतलब विकर्ण दोनों आपस में बराबर नहीं होते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? तीसरा AC, या फिर आप एक काम पर D1 ले लो, D1 परपेंडिकुलर D2। क्या आप मुझे बताइए, क्या एक विकर्ण दूसरे विकर्ण पे इसमें परपेंडिकुलर होता है? मतलब क्या यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है? ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? तो दोस्तों, विकर्ण एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री कोण बनता है। क्यों बनता है? देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो पैरेलल लाइन हो, जब भी आपकी दो पैरेलल लाइन हो, ये पैरेलल लाइन है, तो इनका जो एंगल बाइसेक्टर है, कितने में काटेगा? 90 पे। ये x है, ये x है, ये y है, और सॉरी हाँ y ले लो, चलो ये y है। और जैसे इसका ये एंगल बाइसेक्टर और इसका ये एंगल बाइसेक्टर कितने में काटेंगे? 90 डिग्री पे। ये x, ये y। मतलब कोई भी दो पैरेलल लाइन के एंगल बाइसेक्टर आपस में 90 डिग्री पे मिलते हैं। ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन पैरेलल और ये लाइन पैरेलल, AD और BC दोनों पैरेलल है, समानांतर है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर 90 में मिलेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? आपके परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है आपका? चौथा पॉइंट ये है, इनके विकर्ण डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं। क्या होते हैं भाई? आपके एंगल बाइसेक्टर होते हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब अगर ये आपका थीटा है तो ये आपका थीटा होगा, ये भी आपका थीटा होगा, ये भी आपका थीटा होगा, और ये क्या आपका x है तो ये भी x होगा, ये x है, और ये भी आपका क्या होगा? यहाँ पे x होगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे इनके एंगल, इनके विकर्ण एंगल बाइसेक्टर क्यों होते हैं, ये भी चाहो तो आप प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो, क्योंकि जेड पे बने कोण क्या होते हैं आपके, एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल होते हैं। तो यहाँ पे जेड पे कोण बन रहते हैं, इसलिए इधर का नीचे का ऊपर का क्या होगा आपका समान होगा, अल्टरनेटिव एंगल। अगला पॉइंट चलता है आपका, देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है आपका कि जैसे ये आपका समचतुर्भुज है, ए बी सी और डी, ये आपका समचतुर्भुज है। तो ये AC, जो ये AC है, जो विकर्ण है, ये इसको 1/2 और 1/2 में बांटेगा, मतलब एक विकर्ण समचतुर्भुज के 2 इक्वल पार्ट बना देगा। देखो यहाँ पर कैसे, मैं बात करूँ जैसे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD, इसकी बात करूँ तो देखो इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा, और ये भुजा, ये भुजा, और ये तो अपने कॉमन है, मतलब ट्रिपल एस से ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनका परिमाप, क्षेत्रफल, सब कुछ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए दोनों बराबर बराबर। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इनके दोनों विकर्ण ले लेता हूँ जो कि और कोण में मिलते हैं, तो अब 1/4 मतलब 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे इनके। जैसे ट्रायंगल AOB बराबर ट्रायंगल BOC बराबर ट्रायंगल COD ट्रायंगल AOD, ये आपके 4 भाग आपके बराबर बराबर आ जाएंगे। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपका ट्रायंगल है ABC और ये आपका D, अगर CD आपकी मीडियन है, CD आपकी मीडियन मतलब माध्यिका है, तो ये जो एरिया होगा ये 1/2 और 1/2 में बटेगा। तो मुझे बताइए कि ये OD इसकी माध्यिका है, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर बराबर, इस तरह से ये एरिया ये एरिया, मतलब यहाँ पर OD OC OB और OA ये एज ए मीडियन की तरह काम कर रहे हैं, माध्यिका की तरह, जो कि 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं इनको। तो इसलिए ये एरिया सारे चारों क्या है, इक्वल पार्ट में बटेंगे। आपको उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक और चीज, जैसे मैंने आपको बताया था, शायद मैंने आपको बताया नहीं है भाई, हाँ मैंने आपको बताया नहीं है भाई, इनके विकर्ण मतलब डायगोनल एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं। क्या करते हैं, आपको संधिभाजित करते हैं। ये जैसे ये आपका विकर्ण है, सॉरी रोम्बस है, समचतुर्भुज है ये, तो ये और ये ABC और D। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये O पॉइंट है और ये OA बराबर OC, OA बराबर OC, और ये पॉइंट और ये पॉइंट मतलब OB बराबर OD होगा। ये होता है आपका एक लाइन आएगी, क्योंकि ये आपस में बराबर होंगे, ये ना कि चारों बराबर होंगे, ये आएगा आपका। देखो यहाँ पे कैसे होता है, क्यों होता है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर AB और ये CD, अगर AB और CD दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों क्या आपके पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच में जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है और आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, ये O पॉइंट, तो ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD,
ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी ये सर्वांग सम होंगे या सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे, क्या होंगे? तो देखिए दोस्तों, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे? देखो, ये थीटा तो ये थीटा, एक एंगल बराबर, ये चलो फाई ले लो, फाई तो ये फाई, दूसरा एंगल बराबर, और मुझे पता है कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती है, तो मैं तो कह सकता हूँ डबल ए एस से ये दोनों त्रिभुज के हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इस ट्रायंगल की ये भुजा और ये भुजा, मतलब ओ सी बराबर ओ ए और ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, ये भी क्या हो जाएंगे आपकी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये था कि रोम्बस के डायगोनल विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। अगला करते हैं। देखो यहाँ पे अगला पॉइंट आपका कि समचतुर्भुज में जैसे कि इसके अंदर माना कि कोई भी पॉइंट हो, इसके अंदर हमने कोई सा भी पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट हमने कोई सा भी ले लिया, जैसे कहीं भी ले लिया, ये ऑटो ए बी सी और डी, इसके बीच में कहीं भी ये ओ पॉइंट ले लिया, ये ओ पॉइंट कहीं भी ले लिया, तो जैसे ये एरिया A1 A2 A3 और ये A4, तो दोस्तों A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4 ये होता है आपका। कैसे होता है, क्यों होता है? देखो आप यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ये लंब ले लेता हूँ H1 और यहाँ पे ये लंब ले लेता हूँ H2, तो देखो यहाँ पे A1 जो एरिया है क्या होगा, 1/2 भुजा आपकी ए है, ये भुजा है आपकी, ये भी ए होगा आपका और ये भी ए होगा, तो ए और एल्टीट्यूड कितना है H2 प्लस A3 की अगर मैं बात करूं तो 1/2 आधार ए और एल्टीट्यूड कितना आपका H1 बराबर। अब देखो यहाँ पे बराबर जो भी है निकालने के बाद में 1/2 ए H1 H2 प्लस H1 ये आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे H2 प्लस H1 ये आपका किसके बराबर है? ए के बराबर है क्या? नहीं है ये दोस्तों, ए के बराबर नहीं, गलती यही कर देते हैं, ये ए के बराबर नहीं है। जो भी है ये आपका इस पूरे की क्या है आपकी, ये इस पूरे की क्या है आपकी हाइट है, H बराबर H1 प्लस का H2, ये अपनी हाइट है। तो मेरा कितना आ गया, ये आ गया मेरा, ये आया मेरा A1 प्लस A3। और आपको पता है कि अगर मैं बात करूं मैं कि इस पूरे समचतुर्भुज का एरिया कितना होगा, आधार गुना इस चतुर्भुज की हाइट h इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि ये आ गया, मतलब समचतुर्भुज ABCD बटा ये आ गया। तो इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो A1 प्लस A3 का एरिया भी यही होगा, A2 प्लस A4 का एरिया भी यही होगा, और इन दोनों का सम आपका ABCD का एरिया होगा। आई बात समझ में? ABCD का क्या होगा आपका एरिया होगा समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का एरिया हम क्या मान के चले यहाँ पे, A गुना में H, ये आधार गुना में हाइट। हालांकि इसका एरिया एक अलग और होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी पॉइंट आने दो। फिलहाल ये इसका एरिया होता है, तो इसका आधा इन दोनों के एरिया और इन दोनों के एरिया, ये पॉइंट आप याद रखना हमेशा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए। देखो अगला पॉइंट क्या है कि जैसे ये आपका समचतुर्भुज है, ये आपका एक समचतुर्भुज है A B C और D, और मैंने यहाँ पर O पॉइंट ले लिया ये। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल AOB का जो एरिया होगा, ट्रायंगल जो AOB का एरिया होगा वो क्या होगा आपका, ट्रायंगल AOB का जो एरिया होगा वो आपका समचतुर्भुज ABCD का एरिया का आधा होगा। देखो कैसे होगा, मैं जैसे यहाँ से लंब ले लेता हूँ, ये लंब ले लेता हूँ H, तो मुझे पता है इसके एरिया कितना होगा, 1/2
आधार आपका a और ऊंचाई कितनी इसकी h, और जो इसका जो एरिया होगा इसका a गुना में h होगा बटे दोनों बराबर, मतलब समचतुर्भुज के एरिया का आधा आपका ट्रायंगल AOB का एरिया होगा। और देखिए यहाँ पे जो O पॉइंट है ये कहीं भी हो सकता है, क्या ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। कहीं भी से मेरा मतलब क्या है, जैसे आप A B C D ये जो O पॉइंट है ना आप यहाँ पे ले लो तो भी यही बात होगी, या आप इस पॉइंट को यहाँ ले लो तो भी यही बात होगी, क्या आप इस पॉइंट को यहाँ ले लो तो वही बात होगी। आप इस O पॉइंट को कहीं भी ले सकते हो, लेकिन इस O पॉइंट के द्वारा जो आपका ट्रायंगल बनेगा वो समचतुर्भुज के एरिया का क्या होगा, आपका आधा होगा। ये पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या कहता है कि जैसे ये आपका समचतुर्भुज है, यह आपका समचतुर्भुज है ए बी सी और डी, और ये आपका एक समचतुर्भुज है। और ये कहता है कि समचतुर्भुज ये कहता है कि जैसे ये इसके विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है, और ये कहता है कि इस विकर्ण का ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है। अब जैसे मैं इन मध्य बिंदुओं को मिलाता हूँ P Q R और ये S, इन मध्य बिंदुओं को मिलाता हूँ तो आपसे पूछेगा यहाँ पे कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो आकृति है P Q R S कौन सी आकृति है, कौन सी आकृति है। तो इसका ऑप्शन देगा आपको वर्ग, दूसरा ऑप्शन देगा आपको आयत, तीसरा ऑप्शन देगा आपको समचतुर्भुज, चौथा ऑप्शन देगा आपको समानांतर चतुर्भुज। मतलब आपको ऑप्शन देगा कि PQRS, अगर आपसे कह दिया यहाँ पे कि PQRS, क्या कहेगा आपसे यहाँ पे PQRS आर मिड पॉइंट है, क्या आपके मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट AO का, Q PO का, ये CO का, ये OD का मिड पॉइंट है। तो PQRS को मिलाकर बनाने वाली जो आकृति होगी ये वर्ग मतलब क्या स्क्वायर होगी, क्या रेक्टेंगल होगी, क्या रोम्बस होगी, क्या पैरेललोग्राम होगी, कौन सी आकृति होगी। तो दोस्तों ये है आपका HW होमवर्क, जो भी वीडियो देख रहा होगा ये उसके लिए होमवर्क है। कैसे होगी ये मैं आपको प्रूव करके बताऊँ कि इनमें से कौन सी आकृति कैसे होगी। याद रखना, जिन्होंने मेरे पहले की वीडियो ट्रायंगल की देखी है तो उसमें ट्रायंगल में मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी। कौन सी थ्योरम पढ़ाई थी मैंने आपको? थेल्स थ्योरम पढ़ाई थी। थेल्स थ्योरम ये मैंने आपको पढ़ाई थी। इसी थेल्स थ्योरम से मैं आपको यहाँ पर प्रूव करूँगा कि निम्न में से कौन सी आकृति है। ये जब तक के लिए क्या आपका ये होमवर्क है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाकी का पोर्शन जो रोम्बस का आपका बचा हुआ है वो अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम फिर नए टॉपिक शुरुआत करेंगे। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगली वीडियो पर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।